जीन होता है। जीन बेसिकली क्या होता है बताओ? जीन इज द कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए। कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये जीन क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए क्या बना देगा? प्रोटीन बना देगा। अब प्रोटीन क्या हो जाएगा? मानो एक हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, ये क्या है? एक प्रोटीन है। हेक्सोकाइनेज का काम क्या होता है? पढ़े हो ना? अभी पढ़े क्या रहे हो ना? तो बोल मत देना तुम लोग। मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? चैप्टर कंप्लीट हो चुका है कि नहीं पढ़े हो तुम लोग? तो पढ़े क्या? जेनेटिक्स में पढ़ना है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम है। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में चेंज करता है। अब याद आया? पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? अब याद आया? पढ़े हो? किसको चेंज करता है? ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। तो हेक्सोकाइनेज का क्या काम है कि ग्लूकोज को किस में चेंज करेगा? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। ग्लूकोज 5-फॉस्फेट पे तो नहीं करेगा, 6-फॉस्फेट पे करेगा। तो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो आपकी प्रोटिस्टा हो, चाहे वो आपके क्या हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, ये सब में ये हेक्सोकाइनेज का क्या काम होगा कि वो ग्लूकोज को किस में चेंज करेगा? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में करेगा। ऐसा थोड़ी है कि मैन में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में करेगा, एनिमल में जाके आपको बैक्टीरिया में जाके ग्लूकोज 5-फॉस्फेट में करेगा। सब में सेम करेगा ना। तो इससे हमको पता चलता है कि अगर एक एंजाइम का सिमिलरिटी है कि अगर वो एक एंजाइम सब में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में चेंज करेगा, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं हमारा एंसेस्टर क्या है? कॉमन है कि नहीं? तो यही बेसिकली बताता है प्रोटीन और जो जीन का कॉन्सेप्ट दे रखा है ना, यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके सिमिलरिटी प्रोटीन और जीन में भी है तो कहीं ना कहीं क्या है? जैसे देखो दिस बायोकेमिकल सिमिलरिटी, जो ये बायोकेमिकल सिमिलरिटी है ना, ये भी इस तरह की पॉइंट करते हैं, इस तरह पॉइंट करते हैं कि उनके एंसेस्टर क्या हो रहे हैं? शेयर्ड हो रहे हैं। मतलब उनके क्या है? कॉमन एंसेस्टर है। जैसे आप स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी देख के बता दे रहे थे, वैसे ही आप बायोकेमिकल सिमिलरिटी देख के भी क्या बोल सकते हो कि हमारे एंसेस्टर क्या रहे होंगे? कॉमन रहे होंगे। तो ये भी एविडेंस है हमारे किस चीज का? एवोल्यूशन का। नेक्स्ट देखो क्या कहता है? कहता है मैन हैज अ ब्रीड सेलेक्टेड प्लांट एंड एनिमल। जैसे मैन ने बहुत सारे क्या किए? बहुत सारे प्लांट और एनिमल को सेलेक्ट किए। किस चीज के लिए? न्यू ब्रीड बनाने के लिए। किस किस चीज के लिए? अपने एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर, मान लो जैसे तुम लोग गाय से दूध निकालते हो, अपने भैंस से दूध निकालते हो। और किसके लिए? स्पोर्ट्स, जैसे हम लोग हॉर्स को यूज करते हैं। किस चीज के लिए? हॉर्स राइडिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। सिक्योरिटी के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? डॉग का यूज करते हैं। तो मैन ने क्या किया? ब्रीड बनाया। जैसे मानो कि एक होते हैं आपके कौन से डॉग? साइबेरियन डॉग। साइबेरियन डॉग क्या होते हैं? डॉग की ब्रीड है जो कि बहुत आपकी एग्रेसिव होती है, बहुत एग्रेसिव डॉग है। और मानो एक बुलडॉग, बुलडॉग का साइज क्या है? बहुत बड़ा होता है। तो इन दोनों का ब्रीड जब हम कराएंगे, इन दोनों को जब हम लोग इन ब्रीडिंग कराएंगे तो एक ये नया ब्रीड बनाएगा जिसमें वो क्या होगा? पहला तो वो एग्रेसिव होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और उसकी हाइट भी क्या होगी? अच्छी खासी होगी। तो कहीं ना कहीं हमारे पास इन दोनों को मिला के अच्छे ब्रीड बन गए कि नहीं बन गए? और इसी ब्रीड को हम फिर इसी के आपस मिक्स ब्रीड से, ये मिक्स ब्रीड बनी इन दोनों की, इस मिक्स ब्रीड को किसी और के मिक्स ब्रीड से कराएंगे तो वो आगे चल के 3 जनरेशन, 4 जनरेशन, 5 जनरेशन के बाद वो कैरेक्टर उसके अंदर क्या हो जाएगा? इनहेरिट हो जाएगा। उसके अंदर वो ट्री पढ़े हो गए ना प्रिंसिपल इनहेरिटेंस में कि कंटिन्यूसली अगर तुम लोग ब्रीड करा रहे हो किसी चीज को तो वो क्या बन जाता है? ट्रू ब्रीडिंग हो जाता है। पढ़े हो कि नहीं कि काफी जनरेशन तक आप ब्रीडिंग करा रहे हो तो वो क्या हो जाता है? वो कैरेक्टर उसके अंदर फिक्स हो जाता है। तो ये कहता है कि बेसिकली मैन वगैरह क्या बनाए? नए नए ब्रीड बनाए अपने हिसाब से, ताकि जैसे देखो इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम में उन्होंने ब्रीड क्रिएट किए अलग अलग, जैसे डॉग्स के ब्रीड बनाए। तो ये आर्ग्यू करता है अगर हर 100 साल में मैन नया ब्रीड बना सकता है तो क्या नेचर इतने मिलियन ईयर में कुछ नहीं बना सकता है? फादर फॉरेस्ट
यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। नेक्स्ट देखो 6 नंबर है, 61 अब 4 5 6 नंबर 5 नंबर है। चलो तो ये 5 नंबर मानो हमारा एविडेंस कहता है अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्व, पहले समझ लो क्या है, उसके बाद एनसीईआरटी देख लेंगे। 1850s के पहले इंडस्ट्री वगैरह नहीं थे। आफ्टर 1920 क्या हो गया, इंडस्ट्री वगैरह हमारे पास आ गया। तो अगर इंडस्ट्री नहीं है मतलब पॉल्यूशन क्या है, बहुत कम है। इंडस्ट्री आ गई क्या हो गया, पॉल्यूशन बढ़ गया। अगर पॉल्यूशन नहीं है तो उस एरिया में कौन ग्रो कर सकता है, लाइकेन ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि लाइकेन क्या होते हैं, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं कि जिस एरिया में पॉल्यूशन नहीं है लाइकेन केवल कहाँ ग्रो करेंगे, उसी एरिया में। तो यहाँ पे लाइकेन क्या हो गया, ग्रो हो गया। तो जब लाइकेन ग्रो हुए ना तो इस यहाँ पे ट्री के जो कलर थे वो ट्री का कलर क्या हो गया था, वाइट हो गया था। ब्लैक कैसे होगा, ब्लैक तो तब होगा ना जब इंडस्ट्री आ जाएगी, पॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लाइकेन की वजह से ट्री का कलर क्या हो चुका था, वाइट हो चुका था। उस टाइम पे दो टाइप के आपके मॉथ मिलते थे, एक आपके क्या मिलते थे, व्हाइट मॉथ मिलते थे, और दूसरा क्या मिलता था, ब्लैक मॉथ। मानो ये तुम्हारा क्या मॉथ है, ब्लैक। ब्लैक नहीं बोलते, डार्क मॉथ बोलते हैं उसको, मेलेग्नाइज्ड मॉथ बोलते हैं। मेलेग्नाइज्ड का क्या मतलब है कि उसके अंदर मेलानिन क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए उसका कलर क्या हो जाएगा, डार्क। तो ये डार्क मॉथ है, डार्क विंग मॉथ है, और ये क्या है, लाइट विंग मॉथ है। तो मानो अगर ट्री का बैकग्राउंड का कलर लाइट है तो लाइट कलर वाले मॉथ क्या हो जाएंगे, उस ट्री के पीछे कैमोफ्लेज हो जाएंगे, मतलब वो कलर उनका पता नहीं चलेगा। लेकिन ब्लैक वाले, जो डार्क वाले, वो इजिली क्या हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे। तो जो भी प्रीडेटर होंगे वो ब्लैक वाले को पिक कर लेंगे, ब्लैक वाले को क्या कर जाएंगे, खा जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे क्या बच जाएगा, हमारा व्हाइट वाला बच जाएगा। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई थी उस टाइम पे व्हाइट विंग मॉथ की काउंटिंग क्या थी, ज्यादा थी। अब आ जाओ आफ्टर 1920 के बाद क्या हुआ, पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ। पॉल्यूशन इंक्रीज हुए, लाइकेन ग्रो नहीं किए, पेड़ का कलर क्या हो गया, डार्क कलर हो गया। ब्राउन कलर के जो अपने होते हैं, ब्राउन बोल लो, ब्लैक बोल लो, क्योंकि वहां पे SO2 इंक्रीज हो गया था इस टाइम पे। अब यहाँ पे कौन सरवाइव कर जाएगा, जो डार्क कलर वाला, डार्क कलर में डार्क कलर क्या हो जाएगा, कैमोफ्लेज हो जाएगा। तो डार्क कलर वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे सरवाइव कर जाएगा। डार्क कलर वाला क्या करेगा, सरवाइव करेगा, और व्हाइट कलर वाला जो होगा वो क्या कर लिया जाएगा, पिक कर लिया जाएगा, किसके द्वारा, प्रीडेटर के द्वारा। तो आफ्टर 1920, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होगा बताओ, किसका संख्या कम हो जाएगा, व्हाइट विंग वालों का संख्या कम हो जाएगा, क्योंकि व्हाइट विंग को कौन पिक कर लिया है, प्रीडेटर। और किसका संख्या बढ़ जाएगा, हमारे डार्क विंग का। कोई डाउट, समझ में आया। लेकिन ये ध्यान रखना कभी भी पूरा आपका नहीं होगा, पूरा डिलीट, पूरा कंप्लीटली वाइप्ड अप नहीं होगा, पूरा प्रजाति, पूरा स्पीसीज किसी का भी साफ नहीं होगा। चाहे वो डार्क वाला हो, चाहे वो क्या हो, लाइट वाला हो, दोनों में कहीं ना कहीं 0.1% सर्वाइवलिटी के क्या हो जाते हैं, चांस होते हैं, बेटर एडेप्टेशन के चांस होते हैं, वो क्या कर जाते हैं, एडेप्ट कर जाते हैं। तो कोई भी स्पीसीज पूरी खत्म नहीं होगी। फिर से देखो, अब देख लेते हैं एनसीईआरटी हमारा क्या कहता है। आ जाओ, कहता है अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम फ्रॉम द इंग्लैंड। कहाँ से आया था, इंग्लैंड से आया था। इन कलेक्शन ऑफ मॉथ मेड इन 1950 बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि जब इंडस्ट्री वगैरह नहीं थे उस टाइम पे पॉल्यूशन क्या था, बहुत कम था। इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वेयर मोर व्हाइट विंग मॉथ ऑन द ट्री दैन द डार्क विंग। उस टाइम पे क्या होगा, डार्क विंग का संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड का कलर है, जो ट्री का कलर है, वो क्या है, लाइट है। तो लाइट वाला इसके अंदर में क्या हो जाएगा, कैमोफ्लेज हो जाएगा। बोलो, देखो फिर से पढ़ो, मोर व्हाइट विंग मॉथ रह जाएंगे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, किसके कंपैरिजन में, डार्क विंग और मेलेग्नाइज्ड मॉथ। मेलेग्नाइज्ड मॉथ का क्या मतलब है कि यहाँ पे मेलानिन क्या हो जाएगा, इसके में ज्यादा होगा। However, in collection carried out
मतलब सेम एरिया में जब हम कलेक्शन लिए आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1920 के आसपास, तो उस टाइम हम देखे कि डार्क विंग मॉथ क्या है, ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? व्हाइट विंग के कंपैरिजन में, क्योंकि ट्री का कलर अब क्या हो चुका है, डार्क हो चुका है। तो उसमें डार्क वाले छुप जाएंगे और व्हाइट वाले क्या हो जाएंगे, पिक कर लिए जाएंगे प्रीडेटर के द्वारा। तो प्रोपोर्शन क्या हो चुका है, अब रिवर्स हो चुका है। ठीक है, बोलो कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक? आज यहाँ पे अपने बुक में देख लेना, अपने बुक में क्लियर हो जाएगा। ये कलर चेंज हुआ है, ये बेसिकली कौन सा है, व्हाइट वाला है। ये व्हाइट वाला है और ये क्या है, डार्क वाला है। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होगा, खत्म नहीं होगा। ध्यान रखना ये सेंटेंस कि वो कंप्लीटली कभी भी खत्म नहीं होगा। देखते हैं ये वाला क्या कहता है पैराग्राफ, ये उसी से रिलेटेड है। कहता है द एक्सप्लेनेशन पुट फॉर्थ फॉर दिस ऑब्जर्वेशन वाज दैट प्रेडेटर विल स्पॉट अ मॉथ। प्रेडेटर किसको स्पॉट कर लेंगे, किसको, जैसे बोलते हैं ना कि आज बॉलीवुड में ये एक्ट्रेस स्पॉट हुई थी। स्पॉट मतलब उसको पकड़ लेना या फिर वो बेसिकली सामने दिख जाना। तो कौन इजिली विजिबल हो जाएंगे, कौन सामने दिख जाएंगे, जो मॉथ उस बैकग्राउंड के कलर में क्या होंगे, अगेंस्ट में होंगे। अगर बैकग्राउंड का कलर व्हाइट है तो जो ब्लैक वाले होंगे वो प्रीडेटर के द्वारा सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। अगर बैकग्राउंड का कलर ब्लैक है तो व्हाइट वाला क्या कर लिए जाएंगे, प्रीडेटर के द्वारा सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो ड्यूरिंग द पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, मतलब क्या हुआ, जब इंडस्ट्री वगैरह आ गए, द ट्री ट्रंक बिकेम द डार्क। ट्री क्या हो गया, डार्क हो गया, ड्यू टू द इंडस्ट्रियल स्मोक और सूट्स। बेसिकली स्मोक्स वगैरह की वजह से, स्मोक की वजह से वो उसका कलर क्या हो गया, डार्क हो गया। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, व्हाइट विंग मॉथ डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू द प्रीडेटर, क्योंकि बैकग्राउंड का कलर क्या है, डार्क है। व्हाइट वाला इजिली विजिबल होगा, प्रीडेटर उसको क्या कर जाएंगे, खा जाएंगे। डार्क विंग मॉथ और मेलेग्नाइज्ड मॉथ सर्वाइव, और उसमें कौन सर्वाइव कर जाएगा, डार्क विंग मॉथ सर्वाइव कर जाएंगे। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट व्हाइट कलर्ड लाइकेन कवर द ट्री। लाइकेन क्या कर लेंगे, ट्री को कवर कर लेंगे, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं है, और लाइकेन कलर को क्या कर देंगे, व्हाइट कर देंगे। इसलिए बैकग्राउंड का कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, और व्हाइट विंग मॉथ क्या कर जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। बट डार्क कलर वाले मॉथ क्या कर लिए जाएंगे, पिक कर लिए जाएंगे। ये कहता है, आपको तो पता ही है कि लाइकेन उस एरिया में ग्रो करेगा जहां पे पॉल्यूशन क्या नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। दे विल नॉट ग्रो इन, वो कहाँ ग्रो नहीं करेंगे, जहां पे पॉल्यूशन नहीं होगा। हेंस मॉथ that were able to camouflage themselves, hide in the background, survive। इसलिए जो मॉथ खुद को कैमोफ्लेज कर लेगा, जो अपने ट्री के कलर से क्या कर लेगा, खुद को छुपा लेगा, वो वाला मॉथ सर्वाइव कर जाएगा। और जिसका कलर अपोजिट होगा वो क्या कर लिया जाएगा, प्रीडेटर के द्वारा पिक कर लिया जाएगा। This understanding is supported by the fact that area where industrialization did not occur, मतलब ऐसे जगह जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, मतलब कि रूरल एरिया वगैरह में वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, तो क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा। पॉल्यूशन कम होगा तो किसका संख्या वहाँ ज्यादा हो जाएगा, व्हाइट वाले का संख्या ज्यादा होगा, क्योंकि जो डार्क वाला है उसका संख्या कम होगा। द काउंट ऑफ मेलानिक मॉथ, मतलब डार्क वाले मॉथ का संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस सो दैट in a mixed population those that can better adapt, survive and increase population size। कहता है कि ये बताता है कि अगर मिक्स पॉपुलेशन चल रहा है जैसे डार्क वाले का और ब्लैक वाले का, तो इसमें कौन सर्वाइव कर जाएगा, जो खुद को बेटर अडेप्ट कर लेगा। जैसे कि कंप्लीटली कोई खत्म नहीं होता है, लास्ट में पढ़ो, रिमेंबर दैट नो वेरिएंट, नो वेरिएंट मतलब चाहे वो व्हाइट वाला हो चाहे वो डार्क वाला हो, कोई भी वेरिएंट कंप्लीटली वाइप्ड आउट, कंप्लीटली वो साफ नहीं होगा। क्यों कंप्लीटली नहीं साफ होगा, क्योंकि किसी ना किसी के पास क्या आ जाएगा, बेटर एडेप्टेशन के, बेटर सर्वाइबिलिटी के चांसेस हो जाएंगे, और किसी भी स्पीसीज की बेसिकली कोई भी वेरिएंट कंप्लीटली क्या नहीं होगा, वाइप्ड आउट नहीं होगा। ये बेसिकली किस चीज का एग्जाम्पल है, किस चीज का एविडेंस है कि एवोल्यूशन हमारा हुआ है। ये बताता है कि जिसके संख्या क्या होंगे, ज्यादा होंगे,
जो जितना ज्यादा प्रोजेनी अपना लीव करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, वो उतना ज्यादा क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। मानो कि अगर डार्क विंग ने अपनी केवल 20 बनाई होती, उनकी प्रोजेनी केवल 20 होती, तो वो कंप्लीटली खत्म हो जाते। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी प्रोजेनी क्या थी, मानो 20,000, 30,000 या फिर 2 करोड़, जो भी उनकी प्रोजेनी थी ज्यादा थी, तभी तो प्रीडेटर ने अगर उसको खाया भी तो लास्ट में भी कुछ के कुछ क्या हो गए, बच गए, कंप्लीटली क्या नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। तो डार्विन ने जो बात कही थी वो सच है कि जितना ज्यादा आप प्रोजेनी रिप्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा आपकी सर्वाइबिलिटी के चांसेस क्या हैं, ज्यादा हैं। बोलो डन। देखो अब ये बेसिकली मैन मेड है, ऊपर वाला भी मैन मेड है, मैन की वजह से ही हुआ। इंडस्ट्री किसकी वजह से आई, हम लोगों की वजह से आई। तो ऊपर वाला जो इवोल्यूशन था वो मैन मेड इवोल्यूशन था, नीचे वाला भी इवोल्यूशन क्या है, मैन मेड इवोल्यूशन है। देखते हैं, कहते हैं सिमिलरली एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड। मानो कि अगर तुम बहुत ज्यादा हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज करते हो पेस्ट को मारने के लिए, तो किसी न किसी एक टाइम पे जाके वो भी रेजिस्टेंट हो जाएगा बहुत कम टाइम में। समझो, एक बात समझो, मानो तुम पेस्ट वाला पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हो, अब पेस्ट को पता चल चुका है कि ये चीज हमें किल कर रही है, तो कहीं ना कहीं अपने नेक्स्ट जनरेशन में, मानो कि अपने 20 जनरेशन बाद, 10 जनरेशन बाद वो क्या कर लेगा, खुद को उसके अगेंस्ट जाने के लिए क्या कर लेगा, अडेप्ट कर लेगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा, खुद को बचाने की कोशिश करेगा। जैसे समझो, एग्जाम्पल समझो इसका। अच्छा, नोट्स में पहले एग्जाम्पल समझ लो, उसके बाद देख लेंगे। मानो कि हमारे अंदर ऐसा चांसेस है कि हमारा 100 जनरेशन, अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम 100 जनरेशन क्या करेंगे, 100 जनरेशन बाद हमारे अंदर कोई नया कैरेक्टर आएगा, और तो हमारा लाइफ स्पैन मानो कितने साल का है, 60 ईयर का लाइफ स्पैन है। तो हमारे अंदर नया कैरेक्टर आने में टोटल कितने साल लग जाएंगे, 6000 साल लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे। मानो हमारे अंदर ऐसा है कि 100 जनरेशन बाद कोई नया कैरेक्टर हमारे अंदर डेवलप्ड होगा, जो किसके खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जो भी हमको मारने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। हमारी लाइफ स्पैन कितनी है, मानो 60 है, तो 6000 साल बाद क्या जाएगा, वो कैरेक्टर हमारे अंदर आएगा। लेकिन बैक्टीरिया कितने मिनट में डिवाइड करता है, 20 to 25 मिनट में डिवाइड करता है, मानो 20 मिनट में डिवाइड करता है। वो 100 जनरेशन, उसके 100 जनरेशन आएंगे तब नया कैरेक्टर आएगा। कर दो 20 से मल्टीप्लाई, मतलब उसके क्या हो जाएंगे, 2000 मिनट में वो क्या कर जाएगा, ये ईयर है तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, ईयर आएगा। ये मिनट है तो यहाँ पे क्या आएगा, मिनट। मतलब 2000 मिनट में उसका वो कैरेक्टर क्या हो जाएगा, नया कैरेक्टर क्या हो जाएगा। 2000 मिनट मतलब 2 दिन भी नहीं लगेंगे उसको नए कैरेक्टर लाने में। मानो किसी बैक्टीरिया को, जैसे मानो ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को मारने के लिए हम ड्रग्स खाते हैं, अपने माइक्रोब्स वगैरह को मारने के लिए हम क्या खाते हैं, दवा लेते हैं। तो वो बैक्टीरिया क्या कर लेगा, अगर 100 जनरेशन में उसका नया कैरेक्टर आने वाला है और उसके डिवाइड होने का टाइम 20 मिनट है, तो वो 2000 मिनट में उस नए कैरेक्टर को क्या कर लेगा, अपने अंदर अडॉप्ट करा लेगा। समझ में आया। तो यही वो पॉइंट कहता है कि आजकल मतलब नए कैरेक्टर डेवलप्ड होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, कम टाइम में ही नया कैरेक्टर क्या हो जाता है, बन जाता है। देखो यहाँ पे पॉइंट पढ़ो, क्या कहता है, कहता है कि वो रेजिस्टेंट वैरायटी बन जाएगी जो किसके खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, उस पेस्ट को, पेस्टिसाइड के खिलाफ। कि अब तुम पेस्टिसाइड उसके ऊपर स्प्रे भी करोगे तो वो नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंट वैरायटी अपना बना चुका है। कितने टाइम में, बहुत कम टाइम में। दिस इज ऑल्सो ट्रू, माइक्रोब के लिए भी ट्रू है कि तुम एंटीबायोटिक ले रहे हो, ड्रग ले रहे हो, एक टाइम के बाद जाके वो क्या हो जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म भी रेजिस्टेंस हो जाएगा और बहुत कम टाइम में, मंथ या फिर ईयर में क्या हो जाएगा, नया अपना क्या कर लेगा, कैरेक्टर डेवलप कर लेगा। उसको सेंचुरी नहीं लगेगा, उसको 100 साल नहीं लगेगा। समझ में आया। जैसे हमको 100 साल लगेगा ना, उसको क्या नहीं होगा, 100 साल नहीं लगेगा। वो अपने मंथ में या फिर ईयर में क्या कर सकता है, उस नए कैरेक्टर को, उस रेजिस्टेंट कैरेक्टर को क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। समझ में आया। मानो तुम हर्बिसाइड स्प्रे कर रहे हो पेस्ट के ऊपर, उस पेस्ट को मारने के लिए, वो पेस्ट अब उस जो तुम लोग
पेस्टिसाइड उसके ऊपर स्प्रे कर रहे हो, उसके खिलाफ खुद के बॉडी में वो क्या कर लिया है, एडेप्टेशन कर लिया। चलो इस जनरेशन में नहीं किया, लेकिन वो धीरे धीरे 4 जनरेशन, 5 जनरेशन, 20 जनरेशन बाद वो क्या कर लेगा, उस कैरेक्टर को अपने अंदर ले लेगा कि उसके बाद तुम पेस्टिसाइड को स्प्रे भी करोगे तो वो क्या नहीं होगा, उसके ऊपर असर नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कर लिया है, रेजिस्टेंट वैरायटी बना लिया है। समझ में आया? तो वही कहता है कि रेजिस्टेंट वैरायटी बनाने में आजकल सेंचुरी नहीं लगते हैं, मंथ या ईयर में बन जाता है। These are the example of evolution by anthropogenic action। मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, मैन मेड के द्वारा। एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो मैन मेड की है, ऊपर वाला भी एंथ्रोपोजेनिक एक्शन वाला है और नीचे भी क्या है, एंथ्रोपोजेनिक। अब देखो कहते हैं दिस आल्सो टेल दैट इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस। इवोल्यूशन क्या नहीं होता है, डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होता है। आपको नहीं पता है कि इवोल्यूशन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन। आपको नहीं पता है कि इवोल्यूशन कौन से डायरेक्शन में होगा। मानो कि हमारा टोटल बेस पेयर कितना है, बताओ हमारा एक बेस पेयर का क्या होता है, ये है। तो हमारे इतने सारे मिलियंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। मिलियंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेस को म्यूटेट करने के लिए इवोल्यूशन कैसे आता है, म्यूटेशन से आता है। पढ़े होगे तुम लोग अभी जेनेटिक्स में कि म्यूटेशन होगा तो वो क्या लेके आएगा, इवोल्यूशन को लेके आएगा। तो म्यूटेशन के तो हजारों अरबों तरीके हैं। अगर मिलियन ऑफ द आपके नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है तो अरबों आपके तरीके होते हैं नाइट्रोजन बेस को क्या करने के लिए, म्यूटेट करने के लिए। तो हमको नहीं पता है कि म्यूटेशन किस डायरेक्शन में होगा, इवोल्यूशन किस डायरेक्शन में होगा। इवोल्यूशन बेसिकली डायरेक्शनल लेस प्रोसेस होता है। इट इज अ stochastic process based on the chance event in nature and chance mutation in the organism। ये बेसिकली एक रैंडम प्रोसेस है। कभी भी कैसे भी किसी भी सिचुएशन में वो क्या हो सकता है, कभी भी वो म्यूटेट कर सकता है तुम्हारे अकॉर्डिंग। अब बताओ व्हाइट विंग और डार्क विंग वाले को थोड़ी पता था कि इंडस्ट्री आएगी नहीं आएगी, कौन सर्वाइव करेगा कौन नहीं करेगा। बेसिकली वो क्या हुआ, मैनमेड द्वारा किया गया और वो उसके अकॉर्डिंग क्या कर गई, अडॉप्ट कर गई। तो वही कहता है कि इवोल्यूशन आपका डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं होता है। आप सोच समझ के नहीं कर सकते हो, ये कभी भी कहीं से आपके रैंडमली हो सकता है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं। क्लियर? पूछो शिवानी, कोई डाउट? हाँ ब्यूटी पूछो, किसी को कोई डाउट है? समझ में आया? एडेप्टिव रेडिएशन देख ले, स्टार्ट कर ले। आ जाओ एडेप्टिव रेडिएशन थोड़ा सा देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं एटलीस्ट, इसके बाद खत्म कल देख लेंगे आगे का। तो एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है बताओ। एडेप्टिव मतलब जो खुद को अडेप्ट कर लिया है, और रेडिएशन मतलब अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाना। अपने अडेप्टेशन, जैसे मैंने बताया था वो एग्जाम्पल याद करो कि हमारे जो 4 लिम्स वाला एग्जाम्पल था कि मानो कि वो उसका क्या था, एडेप्ट कर लिया, अपने अलग अलग डायरेक्शन में जाके क्या कर लिया, अपने नीड के अकॉर्डिंग एडेप्ट कर लिया। तो एडेप्टिव रेडिएशन वही है बेसिकली। ये किसने स्टार्ट किया था, किसने दिया था, डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने। कहता है ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड। वो फिर से वो कहाँ गए, गैलापागोस आइलैंड गए। वहां पे उन्होंने जाके देखा कि बहुत सारी अमेजिंग डाइवर्सिटी वहां पे उनको देखने के लिए मिली, लेकिन उनको पार्टिकुलर इंटरेस्ट किस में आया, स्मॉल ब्लैक बर्ड में, जिनको उनको बाद में क्या बोल दिया, पहले उनका नाम फिंचेस था, बाद में वो डार्विन ने दिया था तो किसके नाम पे पड़ गया, डार्विन के नाम पे। तो जो स्मॉल ब्लैक बर्ड थी ना, उसका उन्होंने नाम क्या रखा, डार्विन फिंचेस। कहता है he realized that there were many varieties of finches in the same island। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उस फिंचेस के अलग अलग वैरायटीज प्रेजेंट है उसी सेम आइलैंड पे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। मानो ये एक आइलैंड है, ये इस आइलैंड पे एक हमको बर्ड मिली, तो इस बर्ड की अलग अलग क्या हो सकती है, वैरायटी हो सकती है। तो उन्होंने देखा कि उस फिंचेस की, उस बर्ड की अलग अलग वैरायटीज उनको सेम आइलैंड पे देखने मिली। ऑल द वैरायटीज ही कंस्ट्रक्टेड इवॉल्व्ड ऑन द आइलैंड इटसेल्फ। उन्होंने ये देखा कि वो जो सारी की सारी वैरायटीज थी ना, वो क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। मानो कि ये पहले एक बर्ड है और वो बर्ड अब कहीं कहीं किसी, कोई इस जगह पे रह रहा है, कोई यहाँ रह रहा है, कोई इधर रह रहा है।
हम लोग भी सेम जगह पे रह रहे हैं ना, सेम आइलैंड पे रह रहे हैं, लेकिन अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या हो चुके हैं, अडेप्ट हो चुके हैं। तो उसमें उन्होंने यही देखा कि वो बर्ड क्या हो चुके हैं, अपने अपने नीड के बेसिस पे क्या हो चुके हैं, अडेप्ट कर चुके हैं। फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर, क्लियर करने दो इसको, रुक जाओ। From the original seed-eating feature, many other forms with altered beaks arose, enabling them to become the insectivorous and vegetarian. शुरू में क्या थी, सो समझो, ये मानो एक बर्ड है, बर्ड कैसे बनेगा, ओ वाह, कितनी प्यारी डायग्राम बनाई मैंने, वाह, तारीफ करो। हाँ, यहीं पे समझ लो बना, अरे समझो इधर पॉइंट समझो। मानो ये तुम्हारी बर्ड है, ये बर्ड शुरू में क्या खा रही है, इसके बिक्स, इसके जो चोंच है, ये किसके लिए अडेप्ट हो चुके हैं कि ये शुरू में बताओ क्या खाएगी, ये क्या खाएगी, सीड खाएगी। अब वो सीड ईटिंग वाली जो बर्ड है वो धीरे धीरे क्या किस चीज के लिए अडेप्ट हो चुकी है कि वो अब इंसेक्ट भी खा सकती है, वेजिटेरियन चीजें भी खा सकती है। उनको जैसे जैसे उनको अपने उनके एडेप्टेशन, मतलब जैसे जैसे उनकी नीड हुई उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर गए, एडेप्ट। मानो ये बर्ड इस जगह पे प्रेजेंट है, उस बर्ड को यहाँ पे केवल क्या मिल रहा है, वेजिटेरियन चीजें मिल रही है, तो उसका जो बिक होगा, उसका जो चोच होगा, उसके लिए अडेप्ट कर जाएगा। मानो यहाँ पे इंसेक्टिवोरस चीजें है, मतलब कि जैसे होता है ना इंसेक्ट वगैरह को पकड़ के खाने वाले, तो यहाँ पे उनके चोच जो उनके बिक्स होंगे उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर जाएंगे। जरूरी थोड़ी है कि सारे के चोच जो होंगे, सारे के बिक्स वो सीड ईटिंग वाले होंगे, अलग अलग होंगे। तो यही क्या है, अडेप्टिव रेडिएशन, मतलब कि वो बर्ड सेम है लेकिन वो अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग वो क्या हो चुके हैं, रेडिएट हो चुके हैं, फैल चुके हैं और क्या कर चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर चुके हैं। तो यही हमारा क्या है, अडेप्टिव रेडिएशन है। पढ़ो कि वो क्या हो चुके हैं, फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर से वो कहाँ का उनके अब बिक्स अल्टर्ड हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं और उनको एनेबल करते हैं कि वो इंसेक्ट को भी खा सकते हैं और वो क्या है, वेजिटेरियन फिंचेस भी हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक ऐसा प्रोसेस इवोल्यूशन का जिसमें अलग अलग स्पीसीज एक सेम जियोग्राफिकल एरिया में स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएट टू द अदर एरिया ऑफ जियोग्राफी इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। मानो ये सेम, देखो ये गैलापागोस आइलैंड है, आपका आइलैंड है, इस सेम आइलैंड पे ये एक बर्ड थी जो क्या खाती थी, सीड खाती थी। अब कुछ उसके जो भी आपकी प्रोजेनी वगैरह हुए वो मानो अगर यहाँ पे जाके रहे, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, तो वो अलग अलग जियोग्राफी में गए ना, तो उनको उस जियोग्राफी के अकॉर्डिंग वो क्या हो गए, अडेप्ट कर गए। कोई सीड खाने लग गया, कोई आपके इंसेक्ट खाने लग गए, कोई वेजिटेरियन हो गया, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गए, अडेप्ट हो गए। तो इस सेम जियोग्राफिकल एरिया से वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर लिए, रेडिएट हो गए, अडेप्ट हो गए। देखो लिखता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, वो एक पॉइंट से स्टार्ट हुए थे और लिटरली वो क्या हो गए, रेडिएट हो गए अदर जियोग्राफी में, अदर अलग अलग हैबिटेट में वो क्या हो गए, अडेप्ट कर गए। और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। तो एडेप्टिव रेडिएशन के सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है, डार्विन फिंचेस के एग्जांपल है। जैसे देखो यहाँ पे बिक्स देखने के लिए मिल रहा है, इसका देखो चोच अलग है, मानो ये इसका चोच बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ये क्या कर सकती है, इंसेक्ट वगैरह को इजिली क्या कर सकती है, ट्रैप कर सकती है अपने मुंह में। ये बेसिकली मिट्टी के अंदर से इजिली सीड को निकाल के क्या कर सकता है, खा सकता है। आपके मानो ये फ्रूट वगैरह खा सकते हैं, वेजिटेरियन है। तो इस एडेप्टिव रेडिएशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, डार्विन फिंचेस। पूछेगा डार्विन फिंचेस किसके एग्जांपल है, क्या बोलोगे, एडेप्टिव रेडिएशन। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ये पैराग्राफ ही पूरा इंपॉर्टेंट है। बाकी कल देख लेंगे। बोलो, ओवर कर दो, यहां तक कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, पूछो। अमन कोई डाउट पूछो। लास्ट बेंच डाउट, चलो नेक्स्ट क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, थैंक यू ऑल।